जय जगत। कांग्रेस के न्याय पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगर आप एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात की। सामाजिक न्याय में भी जब आप न्याय पत्र को खोलेंगे तो उसकी शुरुआती पन्नों में ही सबसे पहले हमारे एससी और एसटी वर्ग के नागरिकों के लिए जो भी हमारी योजनाएं, आशाएं और जो भरोसा और जो ख्वाब, जो सपने, जो उम्मीदें हमने तराशी हैं, वो सबसे पहले पन्ने पर दर्ज की हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस की विचारधारा में जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो समाज के सबसे पिछले हिस्से में खड़े हैं, सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। यही कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो मैं पहले बात करते आया हूँ कि विचारधारा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कांग्रेस की विचारधारा जो कहती है कि हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों का उत्थान हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। तो हम जो कुछ भी करेंगे सबसे पहले उनके लिए करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कांग्रेस के उसी न्याय पत्र पे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या-क्या दिया गया है एससी और एसटी वर्ग के लिए, जिससे उनका उत्थान उस पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की तरह लगातार किया जाए, जहाँ पे जातिगत भेदभाव सहते हुए लोगों को एक बहुत अच्छे माहौल में लेके आने का प्रयास हुआ था, आरक्षण के माध्यम से, सामाजिक सहभागिता के माध्यम से। तो आज हम देखते हैं एक वीडियो में, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी ज़्यादातर चीज़ें अपने न्याय पत्र में दी गई है, उसको हम आप तक पहुंचा सकें। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं एक शेर से। जानिसार अख्तर साहब का वो शेर है, 2 शेर आप तक रखूँगा। ये वो शेर हैं जो आवाज़ है एससी और एसटी वर्ग के लोगों की, उन परिवारों की, जो कहते हैं कि मार ही डाले जो बेमौत, ये दुनिया है वो। मार ही डाले जो बेमौत, ये दुनिया वो है। हम तो ज़िंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। हम जो ज़िंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं, और इस दर्जा भी हमसे तगाफुल ना बरतो साहिब। इस दर्जा भी हमसे तगाफुल ना बरतो साहिब। हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। अगर हमारी दुआएं कबूल हो गईं, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली, तो आपको एहसास हो जाएगा कि हम आपसे किसी भी दर्जा छोटे या कम नहीं हैं। तो आज हम इसी भावना के साथ शुरू करते हैं। कांग्रेस न्याय पत्र में एससी और एसटी वर्ग के लिए क्या-क्या है, एक-एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो जन्म के आधार पर असमानता और भेदभाव है, उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए, क्योंकि उससे उन्नति के अवसरों में सीमा हो जाती है, वो कम हो जाते हैं, दर्जा खिंच जाता है। तो जातिगत या जन्म के आधार पर जो भेदभाव होता है, किसी जाति में जन्म लेने में, किसी वर्ग में जन्म लेने से जो ऊंच नीच का भाव दिया जाता है, उससे कांग्रेस सबसे पहले लड़ने में भारतीय संविधान में इन सबको खारिज कर दिया था। जिस दिन संविधान बना था उसी दिन इन चीज़ों को खारिज कर दिया था कि जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस भावना के साथ न्यायपत्र शुरू होता है। तो देखते हैं कि जैसे ही अगर सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना हम सबसे पहले करवाएंगे। जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अ, कौन से देश के हिस्से में कौन सी जाति के लोग किस स्थिति में हैं मालूम तो पड़े, उनकी समस्याएं क्या हैं पता तो चले। तो सबसे पहले हम जातिगत जनगणना करेंगे। जितनी सारी जातियां हैं उसमें आपके पास कितने लोग हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो हम पता करेंगे। फिर उसी के ऊपर साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा कि उन जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है। तो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए इसमें प्रावधान नहीं है, इसमें जनरल कास्ट के लिए भी प्रावधान है। अगर जनरल कास्ट के लोग हैं जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, तो उनका भी सर्वे किया जाएगा और उनको भी प्राथमिकता में रखा जाएगा उन्नति के अवसर देने में। फिर देखते हैं कि अगर हम सबसे पहले जो है 50% की सीमा है आरक्षण की। तो जो पॉइंट है स्टार्ट होता है कि 50% की जो हमारी सीमा है आरक्षण की, हम उसको हटाएँगे। हुँ? उसको हटाने का कारण ये है कि अगर उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, तो संवैधानिक कोई बंधन ना हो, कानून में कोई बंधन ना हो, हम उसको पहले रिलीज़ करेंगे कि जितनी ज़रूरत होगी उतना आरक्षण देंगे, और वो हम जातिगत जनगणना के बाद तय करेंगे। हुँ? फिर नौकरियों में, अब जैसे सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, अगर वो किसी भी तरह से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कहीं वो किसी भी क्षेत्रीयता के कारण पिछड़े हुए हैं,
तो उन्हें 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उसके अंतर्गत उन्हें सरकारी नौकरी में स्थान दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। फिर अब एससी एसटी वर्ग के लिए विशेष तौर पे जो चीज़ें हैं उनकी उन्नति के लिए, ज़मीनी उन्नति के लिए काम आएंगी, वो ध्यान से सुने कि देश के हर जिले में अंबेडकर भवन और साथ ही एक पुस्तकालय की शुरुआत की जाएगी। तो लाइब्रेरी और एक भवन की शुरुआत की जाएगी हर जिले में, ताकि वहाँ पे जो सामाजिक उत्थान से जुड़ी हुई जो चर्चाएं हैं उनके लिए किसी और पे आश्रित ना रहना पड़े, कहीं कोई खर्चा ना करना पड़े, किसी को किराया ना देना पड़े। खुद का एक अंबेडकर भवन होगा जिस पे आप अपनी चर्चाएं, अपनी परिचर्चाएं आप तय कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं, उठना बैठना मिलना जुलना उसमें आसानी से होता रहेगा। और साथ में पुस्तकालय होगा तो जो सामाजिक न्याय की विचार है, उसकी विचारधारा है, उससे संबंधित साहित्य आप वहाँ पढ़ें, जो हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन के अनुभव से उतारा है, लिखा है, और दुनिया भर के लोगों ने जो सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई बातें की हैं, जो उदाहरण पेश करे हैं, वो हमारे पुस्तकालय में रहें और हम उनको पढ़ें और सीखें। फिर एससी एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए निजी संस्थानों में, जैसे अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे भी आरक्षण का प्रावधान लागू हो सके, इस पे काम करेंगे। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी एससी एसटी ओबीसी के लिए जो आरक्षण है वो उपलब्ध हो, ऐसा प्रयास तुरंत किया जाएगा। सबसे शर्मनाक काम जो आज हमारे समाज में हो रहा है और जिसे सुनकर हमें शर्म से नज़र झुका लेनी चाहिए, जो लोग आज बड़े मॉडर्न हैं और अपने आप को, देश को भी बड़ा बढ़ता हुआ विश्व गुरु जैसी बड़ी बड़ी उपाधि देते हुए थकते नहीं हैं, उन्हें इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि आज भी देश के एक कोने में लोग हाथों से मैला उठाने के लिए मजबूर किए जाते हैं। लोगों की गंदगी हाथों से उठानी पड़ रही है, उनको सिर पे ढोना पड़ रहा है, और वो भी हमारे जैसे इंसान हैं। उन्हें भी बदबू आती होगी, उन्हें भी घिन लगती होगी, उन्हें भी गंदगी पसंद नहीं है, उसके बाद भी वो सब करना पड़ता है। तो देश का वो हिस्सा और उससे रहने वाला वो एक नागरिक, वो परिवार आज भी बद से बदतर जीवन जी रहा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा लगता होगा उसे जब वो मैला उठा के कहीं पटक के आता होगा, वो नहाता होगा, हाथ धोने के बाद भी उसे अपने हाथों से वो गंदगी जाती हुई महसूस होती है, नहीं होती। कैसे वो खाना बनाता होगा, कैसे बच्चों को खिलाता होगा, कैसे वो सुकून से सोता होगा। कभी इस बारे में सोचिए। आज भी ये बीभत्स, ये नरक जैसी ज़िंदगी कई लोग जी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उस दर्द को समझा और आज ये प्रावधान है कि देश में मैला उठाने की परंपरा पूरी तरह निषेध की जाएगी, बंद की जाएगी। कोई भी व्यक्ति, उसे व्यक्ति होने का, इंसान होने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। मैला कोई भी हाथ से नहीं उठाएगा। ये पहली प्राथमिकता के तौर पे हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। और साथ ही जो परिवार इस कार्य में अभी वर्तमान में मजबूरन लगे हुए हैं, उनकी आजीविका उससे चल रही है, उन्हें वैकल्पिक स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत उन्हें दूसरे काम सिखाए जाएंगे और लघु उद्योग से जोड़ा जाएगा और उन्हें दूसरे काम में रोजगार देकर उनकी ये नरक जैसी ज़िंदगी से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। साथ में एक चीज़ और उन्होंने जोड़ी है इस हमारे न्याय पत्र में कि इनको डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साथ इनमें अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे ताकि आसपास का क्षेत्र उन्हें इस काम से दूर रखने में मदद करे, माहौल बने। साथ में अगर आपने देखा होगा सरकारी नौकरी में अभी एक बहुत शब्द चलता है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट। वो ठेका है, संविदा देके उसे इज्जत का शब्द दिया गया। और ये भाजपाई करतूतें हैं जो किस तरह से लोगों को बरगला के उनके अधिकार छीन लेती और पता नहीं चलने देती। तो संविदा का जो शब्द है ना, वो टोटली देश की सरकारी संस्थाओं में संविदा का जो पद है वो खत्म किया जाएगा। मतलब पद से मतलब वो संविदा की जो शब्दावली है वो खत्म की जाएगी। अब जो कुछ भी होगा सरकारी संस्थाओं में रेगुलर बेसिस पे नियुक्ति होगी, संविदा पे कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मतलब आपको सरकारी नौकरी में जब लिया जाएगा तो आपको पूरे अधिकार दिए जाएंगे, पूरी सेवाओं का, जो सुविधाओं का जो पूरा एक बल्क होता है, एक बंच होता है, वो पूरा आपको दिया जाएगा। जो आपके अधिकार हैं वो पूरे दिए जाएंगे। संविदा के नाम पे आपके अधिकारों में कटौती नहीं होगी, आपको सीमित नहीं किया जाएगा। सरकारी संस्थानों से संविदा का प्रावधान हटा के सारी जो नियुक्तियां हैं वो रेगुलर की जाएंगी। फिर एसटी एससी विद्यार्थियों के लिए जो अब स्कॉलरशिप मिल रही है वो डबल की जाएगी, दुगनी की जाएगी, क्योंकि आज महंगाई बढ़ गई है और पढ़ाई के बहुत सारे स्कोप भी बढ़ रहे हैं। तो बच्चे अगर कुछ और बड़ा करना चाहते हैं तो उसकी स्कॉलरशिप में जो आर्थिक रूप से उनको मदद की जाती है वो इतनी कम ना हो कि वो कि शिक्षा के किसी पायदान पर जाने से वंचित रह जाए, तो उससे बचना जाए। इसलिए स्कॉलरशिप डबल की जाएगी। खासकर विदेशों में अगर पढ़ाई करने का आपका मन है, जैसे अम्बेडकर साहब भी गए थे,
तो अगर आप उनके पदचिह्नों में चढ़ते हुए आप विदेशों में जाके कोई नया कीर्तिमान रचना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो भारत सरकार, जो इंडिया सरकार बनेगी, वो आपको पूरी मदद करेगी और आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकें, इसका माहौल और आपकी सुविधाएँ दी जाएँगी। साथ में एक मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट जो है व्यक्तिगत तौर पे कि पीएचडी करने के लिए एससी एसटी वर्ग से जितनी भी पीएचडी आज वर्तमान में हो रही है, उनकी संख्या डबल कैसे हो सके, इस पे काम हो। मतलब मास्टर्स के बाद एससी एसटी वर्ग के विद्यार्थी किसी रिसर्च में, किसी अनुसंधान में शामिल हों और देश के, समाज के, राष्ट्र के निर्माण में एक भूमिका का निर्माण कर सकें, अपने लिए, खुद के लिए तय कर सकें। तो पीएचडी करने के जो स्कॉलर्स होंगे, जो इच्छुक लोग होंगे, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके वर्ग से लोग पीएचडी करें और उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगे। वो भी एक विशिष्ट रूप से समाज में स्थापित हों कि उन्होंने किसी विषय पर अनुसंधान किया है और उन्हें उसके लिए पीएचडी अवार्ड की गई है। फिर एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम है जो 1989 का, उसे सख्ती से लागू करना पड़ेगा। फिर से उसे लागू किया जाएगा, उसमें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। एससी और एसटी वर्ग के ऊपर अत्याचार की एक जरा सी भी चिंगारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज के ऊपर कानून उसे सख्ती से लागू किया जाएगा। अभी वर्तमान में मनुस्मृति के कारण एससी एसटी वर्ग के अधिकारों में उनके जो हित हैं, उनके साथ बड़ा समझौता हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, उसे तुरंत ख़त्म किया जाएगा। अत्याचार किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया होगा। फिर भारत के राज्यों, हर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ पे भी आदिवासी वर्ग का एक बहुसंख्यक क्षेत्र है, कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है परिवारों की, नागरिकों की, तो उस विशेष क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा। घोषित करने से ये होगा कि आप वहाँ पे विशेष तौर पे कुछ योजनाएं लॉन्च कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ एनजीओज़ को आप टारगेट दे सकते हैं कि यहाँ पे ये काम बाकी ये किया जाए। तो कई सारी उन्नति के, विकास के और सहयोगात्मक माहौल बनाने के रास्ते खुलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जहाँ पे भी बाहुल्य है अनुसूचित जनजाति के, हमारे आदिवासी भाई परिवारों का, तो उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, जिससे विशेष तौर पे आपका एक लिस्ट रहेगी उन क्षेत्रों की और उनके लिए विशेष तौर पे योजनाएं तय की जाएंगी। उससे आपका क्षेत्र का विकास सर्वांगीण हो पाएगा। फिर एक है राज्य पेशा अधिनियम, है ना। तो इसके अंतर्गत ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार का प्रावधान लॉन्च किया जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत अभी चल रही है आपकी, उसी के आधार पर ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार का भी प्रावधान दिया जाएगा, ताकि वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, जो मूलभूत जो स्थानीय समस्याएं हैं, उनके साथ वहाँ पे डील की जाए, उनके साथ वहाँ पे संघर्ष किया जाए और उससे निजात पाई जाए। तो दिल्ली में बैठे व्यक्ति को पता नहीं चलता ना कि पश्चिम बंगाल के छोटे से एक गांव में क्या समस्या है, या तमिलनाडु के एक जिले के कोने में कौन सी समस्या है, या रहवासी क्षेत्रों में रहने वाले एक 12वीं मंजिल के फ्लैट के कोने में जो मल्टी है, उसके एक फ्लैट में क्या समस्या है, ये सबको पता नहीं होती। लेकिन लोकल लोगों को पता होती है, जो वहाँ पर रहते हैं उनको पता होता है। इसलिए ग्राम स्वराज जो डायरेक्ट, जो प्रत्यक्ष जनतंत्र है, लोकतंत्र, ये उसका हिस्सा है। तो ग्राम सरकार और जिला सरकार वहाँ पे बना के दी जाएगी, है ना। ये बना के देने की व्यवस्था है। फिर रोहित वेमुला का आपने नाम सुना होगा, जो एक दलित वर्ग से भाई था और उसको गलत तरीके से उकसाया गया, परेशान किया गया, उस पर अत्याचार किया गया और उसकी मौत हो गई थी। तो उसके नाम पे एक अधिनियम लागू किया जाएगा ताकि शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों से, विद्यार्थियों से। फिर एक रैन के आयोग बनाया गया था, जो एससी एसटी वर्ग से जुड़े जो विद्वान हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता होगा रैन के आयोग क्या, उनसे आप चर्चा कीजिएगा। रैन के आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी और उसमें खास तौर पर जो घुमंतु घुमक्कड़ प्रजाति के जो लोग हैं, जो हमारे जनजातीय क्षेत्र, जो अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो जो लोग अपने बच्चों को लेकर लगातार सफ़र करते रहते हैं, उनके बच्चों को भी बराबर शिक्षा मिल सके, निःशुल्क शिक्षा मिल सके, उसका प्रावधान हमारे न्याय पत्र में किया गया है। फिर खास तौर पे आज जो हम पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, स्कूली बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसमें आप देखोगे तो एससी एसटी वर्ग के लिए काम करने वाले जो समाज सुधारक रहे हैं, उनकी जीवनी अब पाठ्यक्रमों में हम शामिल करेंगे, ताकि बच्चे उनको पढ़ें, उनके जीवन के आदर्शों को समझें, उनके मूल्यों को समझें कि उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान किया है, जिससे उनके जीवन में फ़र्क आया है, और वही प्रेरणा बच्चों को मिले कि ऐसा ही उन्हें भी करना है, ताकि हमारे समाज की उन्नति हो सके।
तो SC/ST वर्ग के लिए काम करने वाले लोगों की जो जीवनी है वो पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी, है ना? फिर आपको घर बनाना है या दुकानदारी शुरू करनी है, आपका व्यवसाय शुरू करना है, तो उसके जो वर्तमान में जो लोन मिलता है उसकी संख्या, उसका अनुपात जो है वो डबल किया जाएगा, दुगना आपको लोन मिलेगा। फिर वर्तमान में जितने भी भूमिहीन किसान हैं, उन किसानों को भूमि के पट्टे दिए जाएँगे, ज़मीनें दी जाएँगी, जैसे इंदिरा जी ने एक समय किया था, वो दौर फिर से वापस लाया जाएगा। जो लोग भूमिहीन हैं, उन्हें बराबर भूमि दी जाएगी ताकि वो अपने जीवन की आजीविका का संचालन कर सकें। फिर एक और मुद्दा है कि जहाँ पे आज सरकारी काम होते हैं, सरकारी कामों में ठेके दिए जाते हैं, तो SC/ST वर्ग के जितने भी ठेकेदार हैं जो इस व्यवसाय में हैं, उनको सरकारी योजनाओं में, प्रोजेक्ट्स में प्राथमिकता दी जाएगी कि वो ये प्रोजेक्ट करें और अपने समाज का और अपने व्यक्तिगत जीवन का, अपने आसपास के परिवेश का नाम भी ऊँचा करें और देश के निर्माण में सशक्त हाथों के साथ शामिल हों। तो ये था हमारे SC/ST वर्ग के लिए मुख्य बिंदु जो हमारे न्याय पत्र में दिए गए हैं। माफ़ कीजिए। इन पे आप बराबर रिसर्च करें, लोगों से बात करें और एक-एक चर्चा जन तक लेके जाएँ। उन्हें बताएँ कि हमारे SC/ST वर्ग के लिए कांग्रेस की क्या विचारधारा है। राहुल जी ने जो पदयात्रा करके जो हासिल किया, वो सब यहाँ पे उतारा है। तो एक-एक शब्द लोगों तक पहुँचाएँ और इस तरह अपने मैनिफेस्टो पे चर्चा करते रहें, लोगों तक बात करते रहें। SC/ST वर्ग के लिए जो विशेष तौर पे बातें हमने बताई हैं, इस वीडियो को आप उन तक पहुँचा सकते हैं ताकि वो भी समझ सकें कि उनके लिए क्या किया गया है।